हेलो 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 हेलो। सभी को जोहार। अच्छा, सब लोग छुट्टी मना रहे थे। ठीक है, चलिए। देखिए तो डस्टर पेन भी दे ही दीजिए। थैंक यू सो मच। कुछ लोग काफ़ी अच्छा होमवर्क लिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। बायो में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कॉपीज़ देखिए मैंने, जिसको जिसको वेरी गुड गुड मिला है खुश हो जाए, जिसको जिसको कुछ कमेंट्स मिले हैं वो भी खुश हो जाए कि इम्प्रूव करिए, मतलब पोटेंशियल है। और जिसको कुछ नहीं, सिर्फ टिक लाल टिक मिला है, थोड़ा सा जाग जाएं, है ना, सीरियस हो जाएं। ओके, नहीं समझ में आता है सीधे मुझसे बात करें। ओके, ठीक है। चलिए, दुखी होने की बात नहीं है ना, ये तो कंपटीशन ही है। आपको अगले से बेहतर करना है, और आपको नहीं पता अगला कितनी रात तक नहीं सोकर बायो पढ़ रहा होगा या हिस्ट्री पढ़ रहा होगा, है ना। तो थोड़ा सा जागिए। कल हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग मतलब कोशिकांग, कोशिका का आवरण, ये सब हम लोग देख रहे थे। सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो हम लोग देख चुके हैं, सेल वॉल देख चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य झिल्ली, उसको हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग कोशिकांग पे आएंगे। ठीक है। तो क्या होता है जीव द्रव्य झिल्ली, कैसी होती है? जो हम लोग 3 चीज 4 चीज खाते हैं उसी का बना हुआ होगा, इसीलिए तुम लोग भोजन खाते हैं, ताकि कोशिका की जो संरचना है वो मेंटेन रह सके, है ना, वो हमेशा बरकरार रह सके। इसीलिए हम लोग ये वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स खाते रहते हैं। कोशिका का जो बाउंड्री है, जैसे ये, इसको हम बोले थे ना, इस क्लास को आप लोग कोशिका समझिए। कोशिका की बाउंड्री दिख रही है, ईंट पत्थर की, ठीक है। और सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब अर्धपारगम्य, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि इस कोशिका के अंदर कोई भी घुस आएगा। आने का तो रोड पे जो चल रहा हुआ व्यक्ति, वो क्या डोर से नहीं अंदर आ सकता है? आ ही सकता है, लेकिन आता नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इस पूरे बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स हैं, लेकिन आप लोग स्पेसिफिकली इसी रूम में आते हैं, इसी रूम में बैठते हैं। उसी तरह कोशिकाएं भी स्पेसिफिक कोशिकाओं में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही अंदर आना जाना कर सकते हैं। उनके लिए क्या बना हुआ है? देखिए यहाँ इसमें भी 2 द्वार बने हुए हैं, लेकिन हम लोग किससे घुसते हैं? पहला वाला से, ठीक है। दूसरा वाला कोई रीजन से बंद है। अब बाकी जगह से भी तो घुसा जा सकता है, विंडोज हैं, खिड़कियों से भी घुस सकते हैं, ठीक है। लेकिन उतना इज्जत मिलेगा जो दरवाजे से आएगा और जो खिड़की से आएगा, किसको ज्यादा इज्जत मिलेगा? दरवाजे से। उसी तरह अगर कोशिका में और भी द्वार होते हैं, लेकिन अगर गलती से भूले भटके कोई मॉलिक्यूल उस दरवाजे से घुस आता है, तभी कहते हैं मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया, है ना, या बीमारी हो गई। तो ये इसी टाइम होता है जब कोशिका के द्वार या कोशिका के अंदर आने जाने वाले वस्तुओं में कुछ गड़बड़ी होती है, तभी आपको कोई बीमारी होती है या संक्रमण होता है। उसी के लिए आप दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है। तो कोशिका को समझिए, कोशिका का जो बाउंड्री है उसको हम लोग समझेंगे। क्या क्या चीज का बना हुआ है? कल ही बताया था, लिपिड बाइलेयर, है ना। वसा का मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है, और वसा का मॉलिक्यूल 2 सतह में रहता है ना। और पानी कैसे घुसता है? उसके लिए स्पेसिफिक द्वार बने हुए हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्वापोरेंस। वेरी गुड, है ना। सोचिए 1970 से पहले लोग परेशान ही थे। जब कोई साइंटिफिक मुद्दा होता था, डीएनए आरएनए खोज के सब लोग बात कर रहे होते थे, कोई पीछे से संगोष्ठी में था, वो सब तो ठीक है,
कोशिका में पानी कैसे घुसता पहले ये बताइए ना, बाद में डीएनए आरएनए करिएगा, ठीक है। तो बाद में पता चला कि ये जो द्वार है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है और हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग तरह के द्वार होते हैं, ठीक है। हर एक द्वार सभी मॉलिक्यूल्स के लिए ओपन नहीं होता है, नहीं खुलता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो आपको संक्रमण या बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए शर्करा, देखिए यहाँ शर्करा कार्बोहाइड्रेट, या तो वो उस प्रोटीन के साथ चिपका हुआ मिलेगा, है ना। ये एक सेल से दूसरे सेल, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को बात करने में मदद करता है। शर्करा का काम क्या है? अभी तक आप देखें कि ये वसा का मॉलिक्यूल है, दो सतह में पाया जा रहा और बीच बीच में प्रोटीन धंसा हुआ है जो कि द्वार का काम करता है। कुछ छोटे छोटे महीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको द्वार के साइड से आने की जरूरत नहीं होती है, उनको दरवाजे की जरूरत नहीं हो, ऐसी दीवार में ही मिस्टर इंडिया बन के क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या क्या हो सकती है? गैसेस, जैसे जो हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं, CO2 और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगर उसके लिए द्वार बना दीजिएगा, मान लीजिए अगर द्वार होता तो आप अभी ऐसे सांस लिए, फिर आपको 5-10 मिनट रुकना पड़ता है, अरे द्वार खुला कि नहीं कोशिकाओं का, तो बड़ा दिक्कत होता है, समझे। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन, उसको ठीक से करने के लिए बोलता है भैया तुम भूत प्रेत हो, गैसेस हो, हवा हो, है ना, तुम बिना दरवाजे के आ जाओ, ये जो बाउंड्री है, दीवार है वसा की, उसी से आर पार कर जाओ, है ना। तो ऑक्सीजन, CO2 और अन्य छोटे छोटे मॉलिक्यूल, अल्कोहल भी, है ना, तो वो आराम से सेल में घुस जाता है और जल्दी असर करता है। नहीं देखिए हम लोग एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हाँ ठीक है, वो तो दिल धड़कता है, सांस कितनी बार लेते हैं? पढ़िए जाके, गिनिएगा तो ऐसे करके 1 मिनट करके, अभी नहीं बाद में क्लास के, है ना। तो इसीलिए कोशिकाओं में CO2 और ऑक्सीजन आराम से आर पार कर सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर आता है और ऑक्सीजन जब कोशिका यूज कर लेती है तो एज अ वेस्ट मटेरियल CO2 छोड़ती है जो कि कोशिका के बाहर चला जाता है, ठीक है। और फिर रक्त प्रवाह में सारी कोशिकाएं अपना CO2 छोड़ देती हैं और रक्त प्रवाह से हमारे फेफड़ों में जाके बाहर की ओर CO2 हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अंदर सांस लिए तो ऑक्सीजन। अच्छा ये बताइए, हवा में तो बहुत सारा गैसेस है, जब आप सांस लेते हैं तो स्पेसिफिकली ऑक्सीजन ही कैसे अंदर आ रहा है? सोचे हैं कभी? सोचिए मत सोचिए, आप लोग अधिकारी बनिए, ये सब काम साइंटिस्ट लोग पे छोड़ दीजिए, है ना। पर देखिएगा, तो हम लोग ये जान गए। अब देखिए यहाँ पे तो लिपिड बाइलेयर है, बीच बीच में प्रोटीन है। अब देखिए प्रोटीन को भी लोगों ने ऑब्जर्व किया, कैसा दिखता है भाई? या तो पूरा बीच में ऐसे धंसा हुआ मिलेगा आर पार, या खाली ऊपर ही ऐसे लगा हुआ रहेगा, और या तो ऐसे अंदर में लगा रहेगा। ऐसे ही प्रोटीन देखा उन लोग ने, समझ गए ना। प्रोटीन जो है ऐसे घुसा हुआ मिलेगा आपको, लिपिड बाइलेयर है ये पूरा, देखिए प्रोटीन धंसा हुआ है। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है ना, या तो आधा बाहर की ओर रहेगा, अंदर की ओर रहेगा, या बीच में रहेगा। इसके अलावा और कोई 4th पॉसिबिलिटी है? साइंस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो इन लोग का इसी के हिसाब से नाम दे दिया गया है, इसको बोल दिया गया ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, है ना। हेलो, गया? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जोर से बोलना पड़ेगा, नहीं? ठीक है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन हुआ, हेलो, हाँ। तो और या तो बाहर की ओर जो है उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, उतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस जान लीजिए इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। TRINSIC, एक्सट्रिंसिक। और सुनिए, आप लोग को कोई लिखावट नहीं समझ में आए तो पूछ लिया कीजिए, घबराइए नहीं। हम ही से घबराइएगा तो फिर पढ़िएगा कैसे, है ना। और एकदम सवाल पूछिए,
आप रिक्वेस्ट करेंगे जिस दिन, हम उस दिन पहले आ सकते हैं, ठीक है? ओके। अब जो अंदर की तरफ है उसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन, है ना? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये क्या हो गया? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मतलब बीच में है। किसके बीच में है? मेम्ब्रेन के बीच में है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है? अब देखिए, कोशिका आपस में मिलके उत्तक बनाता है, टिश्यू बनाता है, राइट? अब देखिए, मान लीजिए कोशिका है, उसके बगल बगल भी कोशिकाएं हैं। आपको कल हम प्याज की झिल्ली भी दिखाए थे। ये लोग आपस में बात करती हैं। कैसे बात करती हैं? अपनी सतह में जो शक्कर का जो, कोई बात नहीं, जो शक्कर की मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट की जो मॉलिक्यूल्स है, वो आपस में इन लोग की सटती है और फिर ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से कोशिकाएं आपस में बात इसी तरह करती हैं, ठीक है? और जैसे आप जब छोटे थे तो आपके शरीर में कम कोशिकाएं होंगी, बड़े हुए तो कोशिका का नंबर बढ़ गया, ठीक है? तो ये कोशिका के नंबर कैसे बढ़ते हैं, उसका विभाजन कैसे होता है, ये भी हमको पढ़ना है। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है, अगले कुछ सेक्शंस में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है? अब दूसरी बात यह है कि आप जब बड़े हो रहे थे, कोशिका की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। कोशिका की संख्या बढ़ी, लेकिन अब तो आप एकदम परफेक्ट हाइट आ गया है, अब इससे ज्यादा तो बढ़ेगी नहीं हाइट। तो फिर मतलब क्या विभाजन बंद हो जाता है क्या सेल का? आपको क्या लगता है? सेल नहीं बनते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। बनते हैं, तो फिर आप लंबे क्यों नहीं हो रहे हैं? ओ, तो अब धीरे धीरे, मतलब बहुत स्लो। तो जब आप अंतिम पड़ाव पे जब होंगे, अंतिम यात्रा से कुछ घंटे पहले, तो आप थोड़े से तो लंबे होंगे आपके हिसाब से, थोड़े तो लंबे होने चाहिए। हाँ, नहीं, हम कह रहे हैं जब आप छोटे थे तो आपकी कोशिकाएं बढ़ते जा रही थी, 18 साल के बाद बढ़ती नहीं है ना? तो फिर अभी क्या हो रहा है? तो क्या कोशिका का विभाजन हो रहा है आपके पास, आपके शरीर में? अभी कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा होगा, तब हो रहा है। तो क्या काम है? कभी सोचे हैं एक समय के बाद हाइट क्यों नहीं बढ़ती? इससे पहले तो अच्छा खासा बढ़ रहा था। हार्मोन तो उससे पहले भी था, कभी सोचे हैं? सब देखिए, किताब को भी ना बढ़िया से देखिए। क्यों क्यों कहा गया है कि 18 वर्ष में आप अडल्ट हो जाते हैं? यहाँ आपको एक हार्मोन का भी एक और हार्मोन के बारे में बता रहे हैं, उसी की गड़बड़ी से गड़बड़ होता है हाइट। सिर्फ एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए, जो हमारी पैर की जो हड्डियां होती हैं, पैर की हड्डियां, ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं लेकिन ये आपको पढ़ना ही है। अच्छा, चलिए वहीं पे बताएंगे। आप लोग माथा फोड़िए कि 18 वर्ष को ही अडल्ट क्यों बोलते हैं? बोलेंगे कि हाइट रुक जाती है ना? तो 18 पे ही क्यों रुकती है? 16 में क्यों नहीं, 19 में क्यों नहीं? ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि आप बढ़ना बंद कर दिए? अब पूरे विश्व भर में सभी कंट्रीज में, लगभग सभी कंट्रीज में एक अडल्ट ह्यूमन को 18 वर्ष करार दिया गया है। WHO के अनुसार 18 वर्ष से जो नीचे वो बच्चे कहलाते हैं। हमारे यहाँ 14 वर्ष है ना, लेकिन 18 वर्ष के नीचे जो भी हैं वो बच्चे हैं। और अगर 17 वर्ष में क्राइम करते हैं तो जुवेनाइल कोर्ट, चाहे कितना भी हीनियस अपराध हो, है ना? ऐसा सोचे, ऐसा क्यों, वाई? तो जब हम लोग हॉर्मोन्स में पहुंचेंगे तब तक आप लोग ढूंढिए, जितना गूगल करना है, मेरा ही आंसर मिल जाएगा कोरा पे, ढूंढिए।
आज ही जाके हटा लेंगे उसको, ठीक है? जाके सोचिए ऐसा क्यों होता है, ठीक? एनीवेज, वापस आइए। तो ये जो कोशिकाएं हैं आपस में बात करती है, बोलती है, आप लोग को भी कहीं खाने जाना होगा तो क्या कहेंगे अगल बगल वाले, चलेगा चाय पीने, बोलते हैं कि नहीं? तो उसी तरह कोशिकाएं हैं आपस में, उत्तक में भी आपस में बात कर रही होती हैं। किससे? शक्कर की मदद से, शक्कर की मदद से, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? और अगर ये दोनों आपस में बात नहीं की तो क्या होगा? मालूम है कौन सी बीमारी? जब उन लोग को कोशिका को विभाजन के लिए जाना होता है तो अगल बगल बात करते हैं वो लोग कि भाई चलो डिवाइड हो जाते हैं, हाँ हाँ चलो डिवाइड हो जाता है। तो सभी कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, विभाजन होता है उनका, ठीक है? आपको क्यों चाहिए? अब आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए उतनी सारी कोशिकाएं लगेंगी, भले लंबी हाइट ना हो लेकिन आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए ना। तो मेंटेनेंस के लिए आपकी कोशिकाओं का विभाजन होता है लेकिन आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है? समझ गए? रिपेयर के लिए मकान बनते जाएगा। मान लीजिए आप मकान बना रहे हैं तो 3 तल्ला तक बनाना है, तो 3 तल्ला के बाद तो आप नहीं बनाएंगे ना, लेकिन उसको रिपेयर करने के लिए तो आप काम लगाएंगे ही। उसी तरह हम लोग की शरीर है। अब ये बताइए, जब ये रिपेयर की प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है, शक्कर आपस में बात कर रहे हैं, कोशिकाएं आपस में बात कर रही हैं, अगर ये ठीक से बात नहीं करेंगी विभाजन के टाइम में तो क्या होगा? कौन सी बीमारी होती है? अभी मानव को सबसे डराने वाली बीमारी यही है, और अभी अभी आई हैव लॉस्ट समवन टू दिस डिजीज, मीन्स इट्स बीन जस्ट 2 वीक्स। कैंसर, एकदम सही जवाब। इसीलिए आपस में बात करिए। लोग कोशिका से बने हुए हैं, बोलते हैं ना आइसोलेशन इज डेथ, है ना? पढ़ना है आपस में कंबाइन स्टडी जरूर करिए, आपस में डिस्कशन जरूर करिए। कहा जाता है अध्ययन 2 के साथ, यात्रा 3 के साथ और खेती 4 के साथ करनी चाहिए, और अकेले क्या होता है? तपस्या। तो आपस में अध्ययन करिए और घर जाके उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है? अगर सेल्स आपस में बात नहीं करेंगी, उनको पता ही नहीं है कब हमको विभाजित होना है, और अगर उनको पता ही नहीं है कब विभाजित होना है, 1 मिनट में हमको, मान लीजिए 1 मिनट में हमको डिवाइड करना था, विभाजन होके 1 सेल से 2 सेल बनना था, हम 1 सेकंड में ही डिवाइड कर गए, तो 1 मिनट में हम कितनी बार विभाजित हो गए? 60 बार। लेकिन सिर्फ 60 कोशिकाएं बनेंगी। जो 1 से 2 बना वो 2 भी फिर डिवाइड करेंगी, ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो इसीलिए कैंसर के टाइम में बहुत सारी कोशिकाएं बनने लगती हैं और उसके अंदर रक्त प्रवाह भी चालू हो जाता है, और शरीर को लगता है ये तो मेरा ही अंग है, और वो इतना जटिल हो जाता है कि आप उसको काटिएगा तो ब्लीडिंग से आपकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए सर्जरी होती है, समझे? तो इसको सुचारू रूप से चलने के लिए क्या है कि आप पेस्टिसाइड वाला खाना मत खाइए, ज्यादा अजीनोमोटो और ये सब मत खाइए, संभल के रहिए, ठीक है? तो अधिकारी बनिएगा तो उसके बाद ये सब पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बायो पढ़ाया जाता है, ठीक है सर? अच्छा, अब इसको और ध्यान से देखते हैं। ये हम लोग कल देखे थे, यही देखिए, इंटीग्रल प्रोटीन है ना, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और जो बाहर की तरफ रहेगा, आगे बाहर की तरफ रहेगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है? समझ गए हैं? ये कोशिका की बाउंड्री इसी तरह बनी होती है, और प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन द्वार का काम करता है, और द्वार के ही मौजूदगी से हमारे जो जितने भी केमिकल्स है वो आपके कोशिका के अंदर आना जाना करते हैं, ठीक है? 2 तरीके से चीजें अंदर आती है। अब मान लीजिए यहाँ पे तो कोई टैक्स नहीं लगा है आपका कि इस डोर के अंदर घुसने के लिए, है ना? लेकिन मान लीजिए कोई फिल्म हॉल है, वहां जाते हैं तो क्या होता है? द्वार पे
चेकिंग होती है, पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, है ना। तो पैसा खर्चा करेंगे तो ही अंदर घुसने मिलेगा। तो वो हो गया एक्टिवली पार्टिसिपेट किया आपके, है ना। तो यहाँ पे भी दो तरीके से मॉलिक्यूल्स घुसते हैं और निकलते हैं। अगर वो बिना कोई पैसा खर्च किए, पैसा मतलब एटीपी, एनर्जी, बॉडी की करेंसी क्या है बोलते हैं ना, बॉडी की करेंसी क्या है, एटीपी, मतलब बॉडी का पैसा वही है। करेंसी मतलब क्या होता है, पैसा होता है, एनर्जी, है ना। तो अगर एटीपी, वो एनर्जी आप किस चीज में यूज करेंगे, यही केमिकल्स को अंदर लाने, भेजने में, श्वसन करने में और बाकी प्रक्रिया करने में। उनमें से एक प्रक्रिया है प्रोटीन द्वार का खुलना या बंद होना। कुछ मॉलिक्यूल्स को घुसने के लिए, कुछ मॉलिक्यूल्स को घुसने के लिए इस प्रोटीन, ये प्रोटीन द्वार जो है बोलता है भैया पैसा दो, सेल कोशिकाएं, तुम हमको थोड़ा सा एटीपी दो तभी हम द्वार खोलेंगे, नहीं तो हम नहीं खोलेंगे। और जब एटीपी खर्च होता है तभी वो केमिकल अंदर आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना, अभी आप लोग में से कितने लोग खाना नहीं खा के आए हैं, नाश्ता कौन कौन नहीं किया है, सही सही बोलो। बोलेगा नहीं कोई, हम जान रहे हैं। हाँ, सब खा के आए। अच्छा, फिर से दोबारा जिनको जिनको भूख लग रही हो तो बोलते हैं ना, हाँ भूख लग रही है, अच्छा अच्छा पानी पी लीजिए बेटा। तो भूख लग रही है तो बोलेंगे ना, अरे क्या यार अभी दिमाग मत खराब करो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, भूख लगा हुआ है। क्यों? आपको एटीपी की आवश्यकता है, आपके प्रोटीन्स खुल नहीं रहे, कुछ द्वार में वो केमिकल घुसेगा तो आपका भेजा में, बोलता ना भेजा में कुछ घुसे, तो क्या ये लाइन किस लिए, इसी के लिए, समझ गए। तो ये द्वार खुलता है जब आप अच्छे से खाए पिए रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे आने से पहले और अच्छे से खा लिया कीजिए, तब बायो घुसेगा, ठीक है। इसको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी खर्च होगा उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, जिसमें एटीपी खर्च नहीं होगा, प्रोटीन के पास से आप आराम से, आपका केमिकल अंदर जा सकता है, मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सक्रिय और निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक बार आज जाके एनसीईआरटी देखिएगा। अच्छा, क्या मैं चैप्टर 8, जो चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का हिंदी में और इंग्लिश में, क्या मैं ग्रुप में भिजवा दूं? मतलब अपने से नहीं कोई डाउनलोड किया है ना, बहुत बदमाश। हाँ अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दिया करूंगी। चलिए, आप लोग उससे भी खुश रहिए, पढ़ के आइएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, इसको बनाए नहीं अभी तक, जब मैं बोल रही हूं तो तुरंत तुरंत बना लिया कीजिए, है ना। लिखिए जीव द्रव्य झिल्ली, और बोलेंगे इसको कैसे बनाए, सबका चेहरा देख लिए हम। तो देखिए इसको सिंपल डायग्राम कैसे बनाइएगा। चलिए हमारे साथ ही बनाइए। सर, हाशमी सर, माइक काम नहीं कर रहा है। हेलो हेलो, फिर भी बंद हो जा रहा है बीच बीच में, देखिए बंद हो गया। हाँ अच्छा, इसका बैटरी लो हो गया होगा। अच्छा देख लीजिए, देखिए ठीक है। देखिए इसको वसा लिखिएगा, वसा, है ना, ऐसे बना लीजिए। उसको थोड़ा देरी तक बनाइएगा, मतलब लंबा बनाइएगा। और बीच में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, जैसा बताया था। कोशिश करिए। हाँ, और ऐसे भी हो सकता है, यहां से जनरली पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कोई एटीपी लेने वाला कोई खड़ा नहीं है। तो जो पैसिव, जो ये दीवार से आ रहे हैं पैसिव,
उनको भूतों को टैक्स थोड़ी लगता है, ठीक है, वैसे समझिए प्लीज। इसको एग्जाम्पल ठीक से समझ रहे हैं ना, अब भूत मत बोल दीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक और फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ये होने के बाद, या अगर मान ली एग्जाम में इतना टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे 2 लाइन खींच दिया और इसको आप लिख दिए वसा की 2 सतह, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं लिपिड बाइलेयर, इंग्लिश वाले लिखेंगे लिपिड बाइलेयर, ठीक है, क्योंकि इतना एग्जाम में टाइम होगा नहीं, इसी को बनाइएगा तो 15 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिक्कत हो रही है, अगर एनसीईआरटी जाके नहीं पढ़ रहे हैं तो जरूर दिक्कत होगी, और जो पढ़ के आ रहे हैं उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैंने 2-4 नाम याद किए थे, मैं भूल गई, एक तो अजय, प्रतिमा और एक और बच्ची है, क्या तो नाम है, तो बहुत अच्छी कॉपी है उनकी, बहुत ही अच्छा मतलब लिखा हुआ है। और आप लोग कोशिश करिए ज्यादा लिखने का, और वो कैसे हो पाएगा, एनसीईआरटी को एक बार झांक के देखिएगा तो आपका जो लिखने का शैली है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा लिखा लेकिन डायग्राम्स ही नहीं बनाया, डायग्राम्स ही नहीं बनाया, तो बायो में अगर डायग्राम्स नहीं बना रहे हैं सबसे बड़ा लॉस है आपका, ठीक है। जो डायग्राम्स बनाया वो विजेता, ठीक। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कोशिका भित्ति भी पढ़ चुके हैं, सेल वॉल, है ना। कोशिका भित्ति हम लोग प्रोकैरियोट्स में ही पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में सेल वॉल होता है, नहीं होता है। जंतु को छोड़ के सब में होता है, ऐसे कैसे करिएगा आप लोग, है ना। और हम लोग क्या देखे थे, इनका सेल वॉल कैसा कैसा है वो आपको देखना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, इसको आप देखिए। अगर हम सेल वॉल देखें, बैक्टीरिया कौन से जगत को बिलोंग करता है, मोनेरा, रिवीजन नहीं किए इसीलिए गड़बड़ किए, मोनेरा, ठीक है। उसके बाद फंजाई कौन से जगत को बिलोंग करता है, फंजाई को ही करता है ना, कवक को ही करता है, प्लांट, प्लांट ग्रुप को ही करता है ना। यूकैरियोट्स, ये दोनों यूकैरियोट्स हुए। और किसके पास सेल वॉल है, तो प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल है, प्रोटिस्टा के पास भी सेल वॉल है। हम लोग तो मतलब उल्टा बन गया है ये डायग्राम, जैसे पहले क्या मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत के बाद क्या है, प्रोटिस्टा जगत, फिर फंजाई है, फिर प्लांट है, उसके बाद एनिमल है। एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं होती है, हाँ एकदम सही। और प्रोटिस्टा में भी कल आपको समझाया था, प्रोटिस्टा में सभी प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल नहीं होगा, कोशिका भित्ति सबके पास नहीं होगी। अजय की कॉपी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एक बार उसको जरूर देखें, ठीक है। अजय बोलेगा मेरा कॉपी बचाओ, हाँ बहुत मेहनत किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए, अब ये जानना है कि आखिर इनका सेल वॉल, क्या इन लोग में अंतर है, इन चारों के सेल वॉल में कोई अंतर है, पहले पढ़ाया था। बैक्टीरिया में अंतर है, देखिए इसका सेल वॉल कैसा दिख रहा है ना।
इसमें वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही बना होता है। सभी सेल वॉल जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के ही बने होते हैं, शर्करा का ही बना होता है सेल वॉल। लेकिन कौन सी शर्करा? शर्करा के भी बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम लोग शर्करा चैप्टर यानी कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या चीज का बना है? तो उसी दिन बताया था, नाम और नाक का बना हुआ है। ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। घबराइए नहीं, चैप्टर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, फंजाई में क्या चीज का बना हुआ है सेल वॉल? काइटिन का बना हुआ है। किसका? काइटिन। चिटिन लिखा रहता है लेकिन काइटिन बोलते हैं। अंग्रेजों की भाषा, कुछ भी हो जाता है ना। काइटिन, और हिंदी में भी काइटिन का काइटिन लिखेंगे। ठीक है, प्लांट्स में क्या चीज का बना होता है? सेलुलोज या फिर हेमी सेलुलोज। ठीक है, पेक्टिन का भी मिलता है कोई कोई पौधों में। प्रोटिस्टा में क्या चीज का बना होगा? गैलेक्टेंस का बना होता है। सेलुलोज का भी मिलेगा आपको इसमें, गैलेक्टेंस या फिर मैनिन्स, बहुत सारा है। बस याद रखिएगा शक्कर का बना होता है। ठीक है, सेल वॉल, और जो शक्कर है अलग अलग तरह की होती है। हर एक जीव जगत में अलग अलग टाइप का शक्कर युक्त सेल वॉल होता है। सेल वॉल का काम क्या है? कोशिका भित्ति का काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। इससे पहले वाले स्लाइड में लिखा हुआ है, एक बार उसको सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बना लीजिए इसको जल्दी। आगे चले? नहीं कि हाँ? हाँ, चलो। अब देखिए, हम लोग अभी तक कोशिका का आवरण देख लिए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये दोनों देख लिए। अब कुछ कोशिकांग हैं जिसको आपको देखना है और वो मुख्यतः क्या काम करती हैं वो हमें जानना है। ठीक है, आप लोग को हमने कोशिका कल दिखाया था कितना छोटा हो सकता है, दिखाया था स्लाइड में, इधर के स्लाइड में नहीं, जो एक्सपेरिमेंट वाला स्लाइड होता है। अगर आप भूलिएगा तो फिर से लेके आएंगे, जो लोग एब्सेंट थे वो देख सकते हैं मंडे को। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। कोशिकांग या कोशिका के अंगकों में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अंग्रेजी, हिंदी में भी अंग्रेजी जैसा लिखना है, लेकिन मान लीजिए जिसमें कंफर्टेबल है, सूत्र कणिका भी बोल सकते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, और स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो घबराइएगा मत, एग्जामिनर नंबर नहीं काटते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ ऐसे लिखा है, कहीं बड़ी कर दिया है तो भी चल जाएगा, तो कॉन्फिडेंट होके लिखिए, साइंस में ये छूट है। ठीक है, अब देखिए अब क्या क्या है हम लोग को इसमें देखना है। क्या? एक तो अंतर्द्वयी जालिका, क्या होता है इसका मतलब इंग्लिश में? यस एग्जैक्टली, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद क्या है? गोल्जी काय, मींस गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, उस अपैरेटस में गोल्जी बॉडी आएगा, हम बताएंगे क्या काम होता है। लयन काय पढ़ चुके हम लोग, राइबोसोम्स। ठीक है, रसधानी वैक्यूल्स, हम में ना के बराबर होता है, लेकिन जो हमी जैसे यूकैरियोट हैं, सिंगल सेल जंतु जो होते हैं, प्रोटोजोआ, जो मतलब जंतु के जैसा दिखते हैं लेकिन एकल कोशिकीय होते हैं, उसमें आपको वैक्यूल्स मिलेगा। जैसे अमीबा, वो जंतु की तरह है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो वो कहाँ से अपना रेस्पिरेशन और ये सब अपना बाई प्रोडक्ट्स कहाँ छोड़ेगा? वैक्यूल में, राजधानी में हम लोग
जो भी कोशिका के जो भी कूड़ा कचरा होता है उसमें डाल देती है। अब हमारे पास कूड़ा कचरा डालने के लिए पूरा तंत्र मौजूद है, डाइजेस्टिव पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो हम लोग के पास सारी चीजें हैं, या यूरिनरी ब्लैडर है जो सारे फ्लूइड को फिल्टर करके जो वेस्ट होता है उसको निकाल देती है, ठीक है। लेकिन अगर एकल कोशिकीय है तो उसको भी तो अपना गंदगी कहीं छोड़ना है, उसके पास भी तो एक डस्टबिन होना चाहिए। तो ये जो रसधानी होती है वो डस्टबिन का काम करती है, ठीक है। इसीलिए जो एकल कोशिकीय जंतु जीव होते हैं उसमें आपको वैक्यूल्स मिलेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नाम से। अमीबा में आपको या पैरामीशियम में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मिलता है, ठीक है, रसधानी मिलती है। इसीलिए हम लोग जब प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि जंतु में न के बराबर होता है, या बहुत कम पाया जाता है, या छोटा साइज का पाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया है? चलिए, इसी तरह इन अंगों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसमें स्टार्ट करते हैं सभी का। हम कल आपको ब्रीफ दे चुके हैं, आज हमको ये क्लास खत्म करनी है। हम सैटरडे संडे हम चाहते हैं कि आप लोग इसको जाके पढ़ें, हम चैप्टर भेज देंगे ग्रुप में। और जो चैप्टर 8 है तो ऊपर वाला मत पढ़िएगा, सीधे डायरेक्ट मुद्दे पे आइएगा। 2-4 पेज के बाद मुद्दा शुरू होगा आपका, ठीक है। तो डायरेक्ट उस पेज पे आइएगा, हम चैप्टर 8 पूरा भेज दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है अंतर्द्वयी जालिका। ये सेल का सबसे ज्यादा, कोशिका का सबसे ज्यादा भाग यही होता है। ये देखिए, ये केंद्रक है, केंद्रक से सटा हुआ ही देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये चारों तरफ होता है। ये कोशिका का हम आपको न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, मतलब कोशिका कैसा है, कोशिका ऐसा है, न्यूक्लियस ऐसा है, और ये आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। बाकी पार्ट्स हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ये छोटा वाला पार्ट देख रहे हैं, और इसके बाहर जो इस तरीके की चीज बनी हुई है, कल देखे थे, बड़ा सिंपल सा हम लोग बनाए थे, लेकिन है इतना सिंपल, ऐसा है। ये है आपका अंतर्द्वयी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये 2 तरह का होता है। अब आप इसके ऊपर ध्यान से देखिए, गोल गोल कुछ दिया हुआ है, दिख रहा है? ये और कुछ नहीं, क्या है? नहीं, लयन का है, राइबोसोम्स। अगर कुछ जो अंतर्द्वयी जालिकाएं होती हैं, अगर उस पे राइबोसोम सतह पे नहीं मिलता है तो उसको चिकनी ईआर बोलते हैं, चिकनी अंतर्द्वयी जालिका बोलते हैं। उसमें वसा का निर्माण होता है, और जिसपे भी ये आपका राइबोसोम्स लयन काय मौजूद होगा उसको हम लोग खुरदरी अंतर्द्वयी जालिका बोलते हैं, ठीक है। समझ गए हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम है इसका? इसमें प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, ठीक। प्रोटीन का निर्माण, जो खुरदरी वाली है उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होगा, अंदर में, यहाँ अंदर में प्रोटीन का निर्माण होगा। ये जो आपका नेटवर्क जैसा दिख रहा है, ट्यूब लाइक दिख रहा है, इसके अंदर आपका प्रोटीन बन के रहेगा। न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए जो है इस तरीके का है, ये पहले क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए बाहर निकलेगा तो राइबोसोम उसको पकड़ लेगा और फिर इसके अंदर वो प्रोटीन छोड़ते जाएगा, और प्रोटीन ये पूरे ट्यूब से होते हुए बाहर निकलेगा। और इसके जस्ट बाहर, अंतर्द्वयी जालिका के बाहर, कौन वेट कर रहा होगा उसका प्रोटीन को पैक करने के लिए? गोल्गी अपैरेटस, ठीक है ना। प्रोटीन हमारे लिए तो गिफ्ट ही है, तो सेल बेचारा बना के बोलता है रुको रुको पैक करके दे रहे हैं, घबराओ नहीं, है ना। तो इस तरीके से मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ हमने पूरा लिख दिया है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आज ही स्लाइड दे देंगे, कल स्लाइड नहीं दिया क्योंकि ये दोनों एक साथ आपको देना था, ठीक है। कंप्लीट आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में इतनी चीजें हैं, ठीक है। समझ लीजिए और अपने से लिखने की कोशिश करिएगा। बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अंतर्द्वयी जालिका लिख लीजिए, और रफ में जो समझ में आया है वो लिख सकते हैं। अंतर्द्वयी जालिका लिखने के बाद 2 भाग कर दीजिएगा, ऐसे करके यहां लिखिएगा चिकनी
चिकनी अंतर्द्वयी जालिका और खुरदरी, ठीक है। और चिकनी का काम क्या है? वसा का निर्माण करना, वसा का निर्माण करना। और खुरदरी में लाइन देके लिखिए, प्रोटीन का निर्माण करना। इंग्लिश वाले लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER and RER, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum is responsible for formation of fats, fat molecules, lipid, okay. And afterwards, rough endoplasmic reticulum responsible for protein synthesis, ठीक है, okay. बन गया है, आगे चलें। एरो देके लिख लिए, चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट नहीं बनाए, बना लिए। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर से आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप सीरियस हैं, क्योंकि एक अधिकारी को 2 महीने में एग्जाम लिखना है, तो अधिकारी जैसा बिहेव करिए। आपको मतलब सर्वगुण संपन्न होना होगा, सब चीज आना चाहिए, लिखा पढ़ी का काम है ये, तो समझ रहे हैं। और हार मत मानिए, अगर अभी आप स्लो हैं, मान लीजिए बहुत सारी चैलेंजेस का आप सामना कर रहे हैं, हार मत मानिए। और आपको लगता है कि कोई टीस है या आपको कोई तकलीफ है, आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं, डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है। हम आपको प्रॉब्लम करके आप पे अफसोस नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इंसल्ट होता है अफसोस करना, किसी पे पिटी करना इज द बिगेस्ट इंसल्ट। अपने आप को विक्टिम कभी मत प्रोड्यूस करिए सबके सामने, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है मेरे पास, आपको लगता है कि हो सकता है मेरे पास जवाब हो आपके लिए, तो आप सीधे अपनी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम कि मैडम रूटीन नहीं बन पा रहा है, या मैडम हम काम कर रहे हैं हम उसको नहीं कर पा रहे, या मैम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या मोबाइल ज्यादा चला ले रहे हैं, सबका इलाज है, ठीक है, सभी चीज का इलाज है। हाँ, और जो लोग ज्यादा सो रहे हैं उसका भी इलाज है, ठीक है। चलिए, नहीं, जो लोग ज्यादा सो रहे होते हैं वो अपना ब्रेन स्मार्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। मेरा रिसर्च पेपर उसी पे है, लिखिएगा अगर मेरा नाम तो आपको मिल जाएगा कि सो कर हम लोग अपना दिमाग तेज कैसे कर सकते हैं। इसलिए अब मेरे मम्मी पापा हमको उठाते नहीं है इसमें। जापानी साइंटिस्ट लोग ने पास कर दिया है, WHO प्रमाणित कर दिया उस पेपर को, देख सकते हैं, इंटरनेट पे मौजूद है। चलिए, बना लिए, आगे बढ़े, चलिए। गोल्जी उपकरण, देखिए आपको क्या बोला था, केंद्रक के जस्ट बाहर में अंतर्द्वयी जालिका, और देखिए अंतर्द्वयी जालिका में ये देख रहे हैं छोटा छोटा ऐसे गोलाकार बनना शुरू हुआ है, मतलब जो भी चीज है, प्रोटीन है, वो अब निकलना, तोड़ के निकलना चाह रही है। तो वो जब निकलती है तो इसकी सतह को तोड़ते हुए गोलाकार बनते हुए निकलती है, और फिर यहाँ है आपका मौजूद गोल्जी अपैरेटस, जिसमें जाके वो फ्यूज कर जाती है। अब गोल्जी के ट्यूब के अंदर में उस प्रोटीन को पैक किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, कि भैया अब किसी को सामान देना है, 10 बर्तन ले लिया तो ऐसे एक एक करके तो दोगे नहीं, एक डब्बे में पैक करके भेजोगे। तो उसी तरह गोल्जी के अंदर इस प्रोटीन का जो निर्माण हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी में उसकी पैकेजिंग होती है। तो आप सीधे सीधे गोल्जी उपकरण में आप लिख सकते हैं, कैमिलो गोल्जी नाम का व्यक्ति था, उन्होंने खोजा था, इसलिए गोल्जी अपैरेटस। आप भी कुछ खोजिए, प्रियंका उपकरण, इस तरह का कुछ, किसी का नाम प्रियंका है तो, है ना। तो गोल्जी काय में आप सीधे लिख सकते हैं कि इनका काम प्रोटीन की पैकेजिंग करना है, इनका काम प्रोटीन की पैकेजिंग करना है, ठीक है। और इतना दिमाग नहीं लगाना है कि सिस और ट्रांस, इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसको एक बार देख लिए, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी को भी कॉम्प्रेस करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ये कहाँ रहती है? अंतर्द्वयी जालिका के निकटतम संबंधित है, अंतर्द्वयी जालिका के पास ही मिलती है गोल्जी अपैरेटस।
ताकि वो प्रोटीन बनाया है वहीं पास में है, पैकिंग कर देगा, है ना। फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं तो देखते हैं ना इतना अच्छे से पैक होके आता है, वैसे ही समझिए। तो गोल्जी का काम क्या है? गोल्जी का काम है प्रोटीन्स को पैक करके कोशिका के बाहर या कोशिका में ही, मान लीजिए कोशिका को ही जरूरत हो तो कोशिका में या कोशिका के बाहर भेजने के उपयोग में लाता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए अभी समझते जाइए। और फ्राइडे, अभी सैटरडे संडे 2 दिन है, इसको प्लीज खुद से लिखने का कोशिश करिए, खुद से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, हम तो आपको ये दे ही दे रहे हैं, अभी सिर्फ दिमाग खोल के समझ लीजिए। अब देखिए हम लोग तुरंत, अब कोशिका में देखिए संरचना कितनी अच्छी होती है कि सब चीज का कोई काम है, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। केंद्रक, केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए आपको समझाया, उसके जस्ट, और फिर केंद्रक में डीएनए से आरएनए कैसे बनता है वो आपको चौथे टॉपिक में पढ़ना है, तो वहां पे हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पे। लेकिन अभी के लिए केंद्रक में डीएनए आरएनए, आरएनए निकल के गया, राइबोसोम पकड़ लिया, वो फिर उसको प्रोटीन संश्लेषण कराया, प्रोटीन संश्लेषण के बाद पैकेजिंग हुई। अब पैकेजिंग हो गया, देखिए ये गोल गोल पैक हो गया, अब या तो ये बाहर जाएगा या तो यही सेल के अंदर जरूरत है तो वहां यूज हो जाएगा। बाहर जाने के लिए क्या होगा, सतह से ये फ्यूज कर जाता है और इसका मटेरियल बाहर रिलीज हो जाता है। समझ गए हैं, ये आपका पूरा काम है। अब नेक्स्ट जो आता है आपके पास कोशिकांग, वो 1-2 और है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका में ऐसा नहीं है कि एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देख रहे हैं एक कोशिका में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं, और ये प्लांट एनिमल्स दोनों में ही पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल प्रोटिस्टा में भी मिलेगा, ठीक है। किसमें नहीं मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा? मोनेरा में, यस एकदम करेक्ट, जीवाणु में नहीं मिलेगा। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक और चीज देख लीजिए, यहाँ आपको एक ये चीज दिख रहा है, ऐसे लग रहा है ऐसे क्या चमकता हुआ, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको अभी आगे बताऊंगी। माइटोकॉन्ड्रिया जितने आप, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी आप एक वसा जो खाए हैं, या वसा अंदर आएगा या ग्लूकोज मतलब शक्कर, शक्कर जो है आप जो दाल चावल खाते हैं उसमें शक्कर होता है, मतलब मीठा तो नहीं लगता, सभी शक्कर मीठे नहीं होते हैं, ठीक है, बात करेंगे इस पे, धैर्य, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट के छोटी छोटी इकाइयों में आ जाता है, उसको मोनोसेक्राइड बोलते हैं। बहुत तरह के मोनोसेक्राइड होते हैं, उसमें से सबसे कॉमन मोनोसेक्राइड जो होता है वो कौन सा है? सबसे छोटी इकाई कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेक्राइड्स है, लेकिन उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन सा है जो बहुत कॉमन है? ग्लूकोज, वेरी गुड। ग्लूकोज जो है सबसे छोटी इकाई हो गई शक्कर की। इसी तरह के और भी होते हैं, जैसे फ्रुक्टोज, उसको फ्रूट शुगर कहते हैं। जो फ्रूट्स होता है उसमें नेचुरली फ्रुक्टोज मिल रहा है, मीठा लगता है, तो बोलेंगे वो शक्कर उसमें कौन मिला है? भगवान मिला है भाई, फ्रुक्टोज उसमें है, ठीक है। तो वो भी क्या है? छोटी इकाई है। तो उस तरह की चीजें जब आपका पाचन क्रिया उसको पचा लिया, तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज ये सब घुसेगा। अब वो जब आया तो माइटोकॉन्ड्रिया उस शक्कर को, उस छोटे मॉलिक्यूल को पकड़ता है, उसके साथ खेल करता है और एटीपी रिलीज कर देता है। और जितना आप लोग मान लीजिए आधा केजी, तो पाव भर तो जरूर रोटी खा के या चावल खा के आए ही होंगे, कोई 1 केजी खा के आया होगा। तो हर एक कोशिका, शरीर की जितनी कोशिका है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर उस 1 केजी में कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे, बाप रे बाप, है ना। समझते हैं? एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? हाँ, कुछ 6 पॉइंट कुछ याद आ रहा है एवोगैड्रो जी का, है ना। ठीक है, तो आप सोचिए तब एक मोल मतलब 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना मॉलिक्यूल? 1 ग्राम ग्लूकोज ले लें आपको, होता ना 1 चम्मच, तो 1 ग्राम नहीं होगा, 5-6 ग्राम तो होगा ही, तो उसमें कितना मॉलिक्यूल होगा? बहुत सारा। वो तो तुरंत पचा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं तुरंत एनर्जी लाए, ग्लूकॉन डी। तो उसको पचाने की जरूरत नहीं, सीधे आंत उसको सोख लेगी और खून में ले आएगी।
और कोशिका के पास भेज देगी, तो वो डायरेक्ट कोशिका के अंदर घुस जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसमें से एनर्जी निकाल लेता है एटीपी के रूप में। ठीक है, समझ गए? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हर एक कोशिका में बहुत सारी हो सकती हैं, 100 से लेके 70,000 तक। सबसे ज्यादा किस में मिलती है? किस में मिलती है? हम में सबसे ज्यादा मसल्स में मिलेगी। ठीक है ना, जितना बॉडी बिल्डिंग करेंगे ना ना अच्छे से होते बड़े बॉडी बिल्डिंग, मेटाबॉलिज्म फास्ट, क्योंकि आप माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा दिए, कोशिकाओं का नंबर बढ़ा दिए अच्छे से खा पी के, प्रोटीन खा के। ठीक है, और पूरे धरती पे, पृथ्वी में हर एक कोशिका में सब कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया? हम लोग के एक कोशिका को निकाल के देखिएगा, मसल सेल्स का, मसल्स में से, उसमें एक में 40-50 हजार माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा एक कोशिका के अंदर। यहाँ देख रहे हैं कितना, 1 2 3 4 है ना, ऐसा समझिए 40-50 हजार है। सोचिए तो किस में होगा? जो चिड़ियों का पंख होता है ना, फ्लाइट मसल्स, क्योंकि उसको एक्टिवली, ऐसा थोड़ी है ऐसे ऐसे किए बोली थक गए गिर जाएगी, तो उसके फ्लाइट मसल्स में एक मसल सेल के अंदर 70 से 75 हजार माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, चिड़ियों को अंडरस्टिमेट नहीं करना है, उनसे उड़ान सीखनी है ना। तो ये आप समझ गए हैं ना। अब हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये रहा गोल्जी निकाय। गोल्जी में क्या होगा, मतलब आप देखे थे ना वहां पे, जस्ट केंद्रक के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके जस्ट बाहर गोल्जी निकाय है ना। तो गोल्जी निकाय का ये जो सिरा है वो ये वाला है। ठीक है, देखो, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है और इसके साथ फ्यूज करेगा और ये इसके अंदर काम करते जाएगा, और फिर फाइनली जब इसकी अच्छी से पैकेजिंग हो गई तो ये रहा आपका जाने के लिए रेडी। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस समझिए। वहां से एक गोला आया, गोल्जी के साथ फ्यूज किया, उसमें गोल्जी ने कुछ कुछ किया, उसको अच्छे से टाइट वाइट करके पैक कर दिया, फिर से उसी गोले में डाल के उसको बाहर भेज दिया। समझ गए हैं? इतना ही रखना है, समझ लीजिए इसको, एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए समझते जाइए, समय बहुत कम है। लाइजोसोम क्या होता है? गोल्जी से मान लीजिए गलती हो गई, गलती से पैकेजिंग, गलत पैकेजिंग कर दिया, या मान लीजिए आपका प्रोटीन बूढ़ा हो गया, वसा बूढ़ी हो गई, उसका कोई काम नहीं है, तो ये सेल में, कोशिका के अंदर, मतलब कोशिकाओं में ये फैले हुए छोटे छोटे द्रव्य होते हैं। ठीक है, और इसके पास कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एंजाइम है। अगर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, वसा को तोड़ने के लिए इसके पास कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन होते हैं, है ना। मैक्सिमम एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, वो उसको नष्ट कर देती है, जो भी बूढ़े होते जा रहे हैं उसको नष्ट कर देती है, या फिर मतलब यमराज है ये, है ना, कोशिकाओं का यमराज। ठीक है, तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना, आप लिख सकते हैं कोशिकाओं का यमराज। ठीक है, तो अब देखिए, जिसको भी तोड़ता है उसका नाम, जैसे प्रोटीन को तोड़ रहा है तो प्रोटोएजेस, लिपिड को तोड़ रहा है लाइपेजेस। ठीक है ना, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, लाइपेजेस। ठीक है, प्रोटोएजेस एक्चुअली ऐसे होगा, प्रोटीएजेस होगा। ठीक है, समझ गए? कार्बोहाइड क्या है? हाइड्रेजेस लिख देते हैं, चलिए। ठीक है, जो जिस चीज को तोड़ता है उसी के हिसाब से उस एंजाइम का नामकरण होता है। समझ गए हैं? नोट कर लिए हैं? नोट कर लीजिए, स्लाइड में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जल्दी से। चलिए थोड़ा सा आगे और, इसको पढ़ लीजिएगा। अब ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, हमको लगता है मंडे को ही पढ़ाई होगी, ये हम आपको ऐसे भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा। आगे बस बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना बाकी है। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना बाकी है। माइटोकॉन्ड्रिया असली में कैसा दिखता है? तो भाई ऐसा दिखता था,
और फिर कुछ दिव्य लोग धरती पे आए और बताए कि भाई ये दिख रहा है, इसका मतलब बताते हैं। फिर और दूसरे दिव्य लोग इसका कार्टून नमूना बना के हम लोग को समझाए, और हम लोग भी दिव्य लोग हैं तब भी नहीं समझते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें समझने का। सैटरडे संडे ये ऐसा दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, भैया सब तो ऐसे ही धब्बा धब्बा दिखता है, इसको कैसे समझा जाए, है ना। तो देखेंगे, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ के आइएगा, सूत्र कणिका को पढ़ के आइएगा। इसके बाद हम लोग को देखना है, बचा हुआ है सूत्र कणिका, लवक यानी प्लास्टिड्स जो प्लांट्स में मिलता है, फिर है आपका वही सेंट्रोजोम जो बोला था ना, ये स्टार वाले को याद रखिएगा। तो यही है, इसको ये तीन चीज, फिर रसधानी को हम लोग को देखना है, उसके बाद केंद्रक, ये चार चीज होगा और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग को जो भी होमवर्क दिया है उसको प्लीज करके आए। ठीक है, सूत्र कणिका क्या क्या पढ़ना बाकी है नोट कर लीजिए, मैं चैप्टर भेज दूंगी। सूत्र कणिका इंग्लिश वाले लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लिखिए लवक, लवक प्लास्टिड्स, है ना, लवक मतलब प्लास्टिड्स। उसके बाद क्या है हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, रसधानी, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। और क्या बचा अपना, हाँ सेंट्रियोल, क्या आप बोले आप, तारकाय, तारकाय लिख लीजिए हिंदी वाले, तारकाय, और इंग्लिश वाले लिखेंगे सेंट्रियोल्स। ठीक है, आई विल बी सेंडिंग यू चैप्टर 8 टुडे, और उसको प्लीज देख लीजिएगा। सैटरडे संडे पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग मंडे को खत्म हो जाएगा। तो जेपीएससी का सेक्शन 1 का सेकंड टॉपिक समाप्त, और मंडे को ही हम लोग उसके थर्ड टॉपिक डाइवर्सिटी को एक बार देखेंगे। आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा उस टाइम। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ लिया है। एक बार बेसिक पकड़ में आ गया, सब क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला चैप्टर में घुसेंगे नेक्स्ट वीक। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, हैप्पी वीकेंड। इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू।